ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 196। साबो से मुलाकात। समय बीतता गया। ब्लेज को वन पीस की दुनिया में लौटे हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं। पिछले 3 महीनों से वो बाहर नहीं निकला। वो सिर्फ अमेजन लिली में ही रहा। हैनकॉक के साथ जाने के अलावा वो अपने हकी को भी कड़ी ट्रेनिंग दे रहा है। 3 महीने बाद आखिरकार उसका हकी 80 फीट बार की सीमा को पार कर गया। ये वही है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो आज बाहर जाने की योजना बना रहा है और मरीन में फिर से शामिल होने से पहले उसे कुछ तैयारियां करनी होंगी और कुछ लोगों से मिलना होगा। सावधान रहो, हैनकॉक ने चिंतित स्वर में कहा। हैनकॉक को अपनी बाहों में कसकर गले लगाते हुए ब्लेज बोला, तुम्हें पता है कि मैं कितना ताकतवर हूं। दुनिया में मुट्ठी भर लोग ही हैं जो मुझसे सीधे मुकाबला कर सकते हैं। ये पिछली बार जैसा नहीं होगा। हैनकॉक के माथे को धीरे से चूमते हुए, चिंता मत करो, तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आऊंगा। ब्लेज हवा में उछला और सबकी नजरों से ओझल हो गया। उस स्थान को देखते हुए जहां ब्लेज गायब हो गया था, एल्डर न्यो ने कहा, उसके कार्य दुनिया को बदल देंगे। आशा है कि यह अच्छे के लिए होगा। ब्लेज ने अमेजन लिली से कुछ किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट किया, फिर गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में वो शांत बेल्ट से बाहर आ गया और ग्रैंड लाइन में प्रवेश कर गया। सूर्य के नीचे टेलीपोर्ट करने की उनकी क्षमता अगले स्तर तक सुधर गई है, क्योंकि उनकी शैतान फल विशेषता 75 फीट बार सीमा को पार कर गई है। ग्रैंड लाइन में प्रवेश करते हुए वो ज्वालामुखी द्वीप की ओर बढ़ गया जहां ओल्ड मैन मैग्नस रहता है। जब वो वहां पहुंचा तो उसे कोई नहीं मिला। ब्लेज ने देखा कि जिस क्षेत्र में ओल्ड मैन मैग्नस रहता था वो उजाड़ था। इसलिए उसने आह भरी, क्योंकि उसे पता था कि मैग्नस की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने वृद्ध मैग्नस की याद में एक समाधि पत्थर बनवाया और उस पर कुछ शब्द लिखवाए। यहां ब्लैक डी मैग्नस लेटे हैं, जिन्होंने कभी विश्व सरकार को चुनौती दी थी। यद्यपि आपकी आत्मा अपने प्रियजनों को खोजने के लिए चली गई, फिर भी मैं आपको सदैव अपने हृदय में याद रखूंगा। अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए ब्लेज द्वीप से चले गए। द्वीप छोड़ने से पहले उसने नेन क्षमता टेक्सचर सरप्राइज के साथ अपना रूप बदल लिया। उसका रूप वैसा ही लग रहा था जैसा 3 महीने पहले था, जब उसने ड्रैक्यूल मीहॉक से लड़ाई की थी। कुछ दिन बीते। ब्लेज रिवोल्यूशनरी आर्मी के निशानों की तलाश कर रहा है, क्योंकि वो ड्रैगन से मिलना चाहता है। मरीन हेडक्वार्टर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए उसे एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है, जिसका लक्ष्य उसके जैसा ही हो। और रिवोल्यूशनरी आर्मी एक बहुत शक्तिशाली सेना है, जिसके पास विश्व सरकार की कार्रवाइयों की खुफिया जानकारी और ज्ञान है। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अंततः उन्होंने उन देशों की ओर अपनी खोज को केंद्रित किया जहां विद्रोह के संकेत दिखाई दे रहे थे। अगर कोई और होता तो वे रिवोल्यूशनरी का इतनी आसानी से पता नहीं लगा पाते, क्योंकि वे बहुत चालाक होते हैं और उनके कोई निशान नहीं दिखते। ब्लेज ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें पता था कि रिवोल्यूशनरी आर्मी कैसे काम करती है। कार्टिया किंगडम, ग्रास आइलैंड। ब्लेज को आश्चर्य हुआ कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ी। उसका सामना क्रांतिकारी सेना के सबो, कोआला और हैक से हुआ। अच्छा, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? एक व्यस्त रेस्तरां में साबो और कोआला दूसरी मंजिल पर एक दूसरे के पीछे अलग अलग टेबल पर बैठे हैं। हैक के लिए वो पहली मंजिल पर था। ये लगभग पूरा हो चुका है। अब ज्यादा समय नहीं है जब हमारे लोग मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कोआला ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि हम इस देश को छोड़ दें। मैंने आज सुबह CP1 के एक सदस्य को देखा। सभी को सचेत रहने और अपने पैरों को छिपाने के लिए कहो, सबों ने जवाब दिया और मुंह में खाना भर लिया। क्या? CP1 के यहां आने की बात सुनकर कोआला चौंक गया। उसी समय ब्लेज आया और सीधे साबो के सामने बैठ गया और बोला, हेलो साबो कुन। किसी अनजान व्यक्ति के मुंह से अपना नाम सुनते ही सबों ने ब्लेज की ओर देखा, जो साधारण नीली शर्ट और गहरे हरे रंग की पैंट पहने हुए था। यद्यपि ब्लेज बिना किसी शत्रुता के चिन्ह के साधारण दिख रहा था, फिर भी साबो का मन अत्यधिक सतर्क हो गया, मानो वो किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का सामना कर रहा हो। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, कोआला भागो, मैं उसे पकड़ लूंगा। अपने पैर में हथियार हकी लगाकर साबो ने सटीकता और तेजी के साथ ब्लेज पर हमला किया, लेकिन ब्लेज ने आसानी से अपने बाएं हाथ से साबो की किक को रोक दिया और अपनी उंगलियां चटका दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, साबो, कोआला और हैक को छोड़कर रेस्तरां में मौजूद सभी लोग जबरन टेलीपोर्ट हो गए। मैं बस किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना बातचीत करना चाहता हूं, उसने आह भरी। साबो को एक और हमले की तैयारी करते देख ब्लेज ने कोआला और हैक को अपने पास बुला लिया। उसकी हरकतों को देखकर साबो ने हमला करने का विचार त्याग दिया। तुम क्या चाहते हो? साबो ने मुट्ठी भींचते हुए पूछा। कोआला और हैक वहीं पर डरे हुए खड़े थे। अपनी इच्छा के विरुद्ध टेलीपोर्ट होने के अलावा वे तीव्र भारीपन से बंधे हुए थे। अपनी मांसपेशियों को हिलाने में भी असमर्थ थे। वे ब्लेज की ओर देखते हुए मन ही मन सोच रहे थे, क्या हो रहा है? वो कौन है?
CP शून्य, मरीन या विश्व सरकार की ओर से कोई। कोआला और हैक डर गए और पहली बार उन्हें जीवन में असहाय महसूस हुआ। यह आदमी बहुत ताकतवर है। डरो मत दोस्तों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। बैठ जाओ। ब्लेज मुस्कुराया और कोआला और हैक को छोड़ दिया। हालांकि संशयी होते हुए भी साबो के पास ब्लेज की बातों का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि दूसरा पक्ष कोआला और हैक पर हमला कर देगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वो आदमी उसके बारे में सब कुछ जानता है, उसका नाम और कोआला और हैक कौन है। जब सभी लोग बैठ गए तो ब्लेज ने कहा, क्या आप ड्रैगन के साथ एक बैठक की व्यवस्था कर सकते हैं? मुझे उससे बात करनी है। नहीं, साबो ने साफ मना कर दिया और दृढ़ निश्चय नजर से देखा। चलो साबो, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, मैं तो बस तुमसे ड्रैगन को बुलाने के लिए कह रहा हूं। ये एक साधारण अनुरोध है, ब्लेज ने हाथ फैलाते हुए कहा। इससे पहले कि साबो कुछ जवाब दे पाता, काले कपड़े पहने 5 आकृतियां भूतिया तरीके से रेस्तरां के अंदर प्रकट हुई। CP, एक, साबो, कोआला और हैक अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्हें घूरने लगे। हैक बोला, हमने जो हंगामा किया उसने उनका ध्यान खींचा, हम उन्हें सीधे अपने पास ले आए। अध्याय 197, ड्रैगन से बातचीत। आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया। रिवोल्यूशनरी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ साबो, बाकी 2 को मार डालो और उसे पकड़ लो, CP, एक के नेता ने आदेश दिया। इससे पहले कि चारों आकृतियां अपने नेता के आदेश का पालन कर पाती, उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जंगली जानवर उन्हें घूर रहा हो, और अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि उनके नेता का सिर खून से लथपथ हो गया, जबकि उनका सिरविहीन शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटनास्थल पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। क्या वो नहीं देख सकता कि मैं बात कर रहा हूं? बिना बुलाए घुस आए और मेरे व्यापार को बर्बाद कर दिया। मैं आप सबके साथ क्या करूं? ब्लेज की आवाज ने उन्हें उनकी स्तब्धता से जगा दिया। चारों CP एक एजेंट ब्लेज को डर और आतंक से देख रहे थे। हालांकि उन्होंने छोटी उम्र से ही कई तरह की मौत जैसी ट्रेनिंग ली थी और शक्तिशाली लोगों की हत्या की थी, लेकिन ब्लेज का सामना करते ही उनका पूरा शरीर कांप उठा। एजेंटों में से एक दबाव का सामना नहीं कर सका और बोला, हम सिफर पोल हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो विश्व सरकार आपको नहीं छोड़ेगी। आपको दुनिया के अंत तक पीछा किया जाएगा, या तो मार दिया जाएगा या गुलाम बना लिया जाएगा। शब्द सुनकर ब्लेज ने अपनी भौहें उठाई और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। ओह, मैंने पहले तुम 4 लोगों को मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन तुमने जो कहा उसके बाद अचानक मेरी रीढ़ में झुनझुनी सी महसूस हुई। विश्व सरकार द्वारा पीछा किया जाना रोमांचक होगा, लेकिन क्या वे इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर सकें? ब्लेज ने जोर से सोचा, शायद तुम्हें मारने के बाद मुझे इसका पता चल जाएगा। अगले ही पल खून के छिंटे। चारों सिफर पोल एजेंटों की गर्दन से मांस किसी अदृश्य चीज द्वारा बुरी तरह से नोचा जा रहा था। यदि HXH दुनिया से कोई यहां होता तो वो 4 नेन जानवरों को उनके ग्योक के साथ 4 सिफर पोल एजेंटों के मांस का आनंद लेते हुए देखता। कुछ ही समय में चारों एजेंटों की लाश को अदृश्य नेन जानवरों ने साफ साफ खा लिया। जहां तक सबो, कोआला और हैक की बात है, तो उन्होंने ब्लेज के क्रूर तरीके से निपटने के तरीके को देखकर घुटन महसूस की। सबसे बढ़कर विश्व सरकार के प्रति उसका निडर रवैया उन्हें थोड़ा डराता है। उनसे निपटते हुए ब्लेज ने अपना ध्यान एक बार फिर से साबों की ओर लगाया। मेरा उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्य से बहुत अलग नहीं है। मुझे लगा कि एक सहयोगी होना अच्छा रहेगा। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप ड्रैगन को बुलाएंगे या नहीं? साबो ने एक पल सोचा और सहमति जताई। उसने ड्रैगन को डेन डेन मुशी के साथ बुलाया। हेलो ड्रैगन सान, और ब्लेज के बारे में बताया, और डेन डेन मुशी को ब्लेज को दे दिया। डेन डेन मुशी प्राप्त करते हुए ब्लेज ने साबो की ओर देखा और अपनी उंगलियां चटकाई। उसकी शक्तियों ने साबो, कोआला और हैक को रेस्तरां के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। मैं अंततः आपसे बात करने जा रहा हूं, क्रांतिकारी सेना के मनी डी ड्रैगन, ब्लेज ने अभिवादन किया। दूसरी तरफ सन्नाटा था। ड्रैगन अपना पूरा नाम सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं था। आप कौन है? ड्रैगन ने सीधे पूछा। मैं ब्लेज हूं। तुम्हें कम से कम मेरा नाम तो सुनना चाहिए था, है ना? ड्रैगन ने उत्तर दिया। यदि आप मरीन के वही कुख्यात वाइस एडमिरल ब्लेज हैं, जो 5 साल पहले गायब हो गए थे, तो हां, मैं आपको जानता हूं। मैं वही व्यक्ति हूं, ब्लेज ने उत्तर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 5 बुजुर्गों से लड़ने के बाद भी बच निकलोगे। ड्रैगन ने प्रशंसा की। ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि उस दिन क्या हुआ था। बेशक, मैं हमेशा विश्व सरकार और मैरी जियोइस पर नजर रखता हूं। मैरी जियोइस पर हमला कोई छोटी बात नहीं है। मैंने आपसे संपर्क किया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हम थोड़ा सहयोग कर सकेंगे। ब्लेज ने छोटी सी बातचीत को रोकते हुए कहा। सहयोग?
मेरा लक्ष्य सरल है, मरीन को विश्व सरकार के नियंत्रण से अलग करना। मैं ये अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। एक तरह से हमारे लक्ष्य एक ही है। आप लोगों को विश्व सरकार के शासन से मुक्त करना चाहते हैं, और मैं नौसैनिकों को मुक्त करना चाहता हूं। इसे हासिल करने के लिए हमारे पास विश्व सरकार से सीधे भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप क्या कहते हैं, डील? आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, आपका भी कुछ अलग नहीं है। मुझे पता है कि मुझ पर या मेरे शब्दों पर भरोसा करना मुश्किल होगा। मैं आपसे इसकी उम्मीद नहीं करता। हमें किसी भी प्रकार की बातचीत या एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब निर्णायक लड़ाई की बात आती है तो मुझे उम्मीद है कि आप विश्व सरकार से संपर्क करेंगे। ब्लेज ने अपने विचार व्यक्त किए। 1 मिनट सोचने के बाद ड्रैगन सहमत हो गया, क्योंकि उसके पास अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। यह एक अच्छा सौदा है, क्योंकि दोनों पक्ष अंतिम लड़ाई तक एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे। ड्रैगन ने कहा, जब आप मरीन में पुनः शामिल हो जाएंगे तो मैं इस समझौते पर सहमत हो जाऊंगा। अच्छा, मुझे फिर से जुड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ब्लेज ने कहा और कॉल समाप्त कर दी। रेस्तरां से बाहर निकलते समय उसने देखा कि साबो, कोआला और हैक बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे, ये शब्द कहकर ब्लेज उनकी नजरों से ओझल हो गया। जब विश्व सरकार को खबर मिली कि CP1 के कुछ बेहतरीन एजेंट नष्ट हो गए हैं, तो वे क्रोधित हो गए। एक त्वरित जांच के बाद उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया। यद्यपि ब्लेज अपने कार्यों में विवेकशील था, फिर भी रेस्तरां में उपस्थित कई लोगों ने उसके छद्म रूप को देख लिया। कुछ ही समय में ब्लेज की सूचना मरीन तक पहुंच गई और उन्हें आदेश दिया गया कि वे इस व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लें या मार डालें। सेंगोकू ने एक बार फिर एडमिरल आओकिजी को भेजा। सबाउडी। जब ब्लेज सबाउडी पहुंचा तो उसने बंदरगाह क्षेत्र में शोर मचाते हुए एक समुद्री डाकू जहाज को देखा। पहले तो उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अचानक उसने जॉली रोजर को ऐश की टोपी के समान देखा। स्पेड पायरेट्स, उसने सोचा और जहाज पर टेलीपोर्ट हो गया। समय निश्चित रूप से उड़ जाता है। जब वो जहाज पर उतरा तो उसे चालक दल का कोई भी मुख्य सदस्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन जहाज पर नजर रखने के लिए निकले समुद्री लुटेरों ने उसकी मौजूदगी देखी और उससे भिड़ने के लिए आ गए। अरे, तुम कौन हो? तुम हमारे जहाज पर क्या कर रहे हो? एक समुद्री डाकू ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए पूछा। ब्लेज ने कोई बकवास नहीं की और अपने कॉन्करर के हकी से जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर दिया। जैसे ही वो जहाज से बाहर निकला, दूर से कुछ लोग जहाज के पास आए। ब्लेज ने उनमें ऐश को तो नहीं देखा, लेकिन उसने एक जानी पहचानी शख्सियत मास ड्यूस को देखा। सबसे अप्रत्याशित बात यह है कि उसने डार्क किंग रेले को देखा। दूसरी ओर स्पेड समुद्री लुटेरों ने भी ब्लेज को अपने जहाज से उतरते हुए देखा। जब उन्होंने अपने जहाजों के आसपास बेहोश आकृतियां देखी तो उनके हावभाव बदल गए। ब्लेज ने आह भरी, ये समझते हुए कि वे अपने दिल में क्या सोच रहे थे। अध्याय 198। डार्क किंग रेले के साथ एक छोटी सी झड़प। क्रोध से आग बबूला हो रहे स्पेड समुद्री लुटेरों को देखकर ब्लेज को पता था कि किसी भी तरह का स्पष्टीकरण उनके कानों में नहीं जाएगा, इसलिए उसने उनसे तर्क करने की जहमत नहीं उठाई। हमला करो, एक समुद्री डाकू चिल्लाया और आगे बढ़ गया, जबकि अन्य लोग आंख मूंद कर उनका पीछा करने लगे। इससे पहले कि मास्क ड्यूज उन्हें चेतावनी दे पाता, क्योंकि वो बता सकता था कि दूसरा पक्ष सरल नहीं था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इससे पहले कि वे लोग ब्लेज तक पहुंच पाते, उन पर एक अजीब प्रतिकर्षण बल का प्रहार हुआ और वे दूर धकेल दिए गए। तुम लोगों को इतनी उग्र प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे साथी बेहोश है, ब्लेज ने मास ड्यूज को घूरते हुए कहा, और अगर दोबारा हमला हुआ तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। भयभीत स्पेड समुद्री लुटेरों को अनदेखा करते हुए ब्लेज उनके पास से गुजरा और रेले को देखा। रेले ने एक साधारण सादा टी-शर्ट, शॉर्ट्स और सैंडल पहने हुए थे। इसके ऊपर उसने एक चांदी का हुड वाला लबादा पहना हुआ था। मुझे यहां कुख्यात डार्क किंग रेले से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसकी बातें सुनकर मास्क ड्यूज और स्पेड समुद्री डाकू समूह के अन्य समुद्री डाकू चौंक गए। क्या वो डार्क किंग रेले है, समुद्री डाकू राजा गोल्ड रोजर का प्रसिद्ध प्रथम साथी? अविश्वसनीय। घटनास्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। रेले ने अपने साथ लाए छोटे फ्लैश से शराब का एक घूंट लिया और शांत स्वर में बोला, मुझे आश्चर्य है कि तुम जैसी युवा लड़की मुझे पहचानती है, लेकिन तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। रेले से मिलकर ब्लेज की लड़ने की भावना जागृत हुई। हालांकि दूसरा पक्ष बूढ़ा है, लेकिन उसके द्वारा नियंत्रित जीवन ऊर्जा और हकी की मात्रा कुछ और ही बताती है। महान व्यक्तियों में से एक होने के नाते वो निश्चित रूप से एक मजबूत व्यक्ति है। भले ही वो बूढ़ा हो, ब्लेज बता सकता है कि उसकी ताकत समुद्र के सम्राटों से कम नहीं है। दूसरी तरफ रेले भी ब्लेज की ताकत से हैरान था। अपने शक्तिशाली ऑब्जर्वेशन हकी के साथ वो समझ सकता था कि बाद की हकी रोजर की हकी से थोड़ी ही कम थी। वो व्हाइट बर्ड जितना ही ताकतवर होना चाहिए।
समुद्र ने ऐसा राक्षस कब पैदा किया? रेले ने सोचा, अगर उसे मौका मिले तो वो ब्लेज जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से भिड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। अगर वो लड़ता है तो इससे अवांछित आकर्षण पैदा हो सकता है। ब्लेज और रेले एक दूसरे को देखते रहे, जबकि आसपास की हवा में हलचल, ध्वनि और हवाएं स्थिर होती जा रही थी। तनावपूर्ण माहौल ने अधिकांश कुदाल लुटेरों का दम घोंट दिया। हालांकि ब्लेज और रेले ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उनके कॉन्करर की हकी टकरा गई। दो महान राजाओं की इच्छा शक्ति के बीच हवा में टकराव से हवा में चीख पुकार मच गई। उनकी शक्ति के कारण जगह जगह से बिजली की चिंगारी और लहरें फूटने लगी। ऊपर बादल गरज रहे थे, जबकि समुद्र खुद ही लहरों को पीछे धकेलते हुए हिल रहा था। सबाउडी के बुलबुले एक निश्चित सीमा के भीतर बहते हुए संपर्क में आते ही फट गए, जो इच्छा शक्ति के इतने जबरदस्त प्रदर्शन का सामना करने में असमर्थ थे। ज्यादातर स्पेड लुटेरे बेहोश हो गए और तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। भाग्यशाली लोगों ने अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए संघर्ष किया। सर्वोच्च राजाओं का संघर्ष। नकाबपोश ड्यूस ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा, उसे उम्मीद नहीं थी कि नई दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही स्पेड समुद्री लुटेरों को ऐसे राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। स्विश! ब्लेज ने अपनी चाल चली। अपने पैर में हकी लगाकर वो आगे बढ़ा और रेले को लात मारी। उसकी लात आगे की ओर लगी, हवा को चीरती हुई। दूसरी ओर रेले ने हकी को अपने पैर में बांधकर एक जोरदार किक मारी। बूम! इससे पहले कि उनका हमला संपर्क में आता, एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। सबाउडी के ऊपर बादल फट गए, जिससे द्वीप पर मौजूद सभी लोग डर गए। गहरे सुनहरे और काले बिजली के चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ गई। हालांकि हमले एक दूसरे से नहीं टकराए, लेकिन प्रत्येक किक से उत्पन्न बल एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। दबाव का एक बहुत बड़ा वलय जैसा विस्फोट एक जोरदार शक्तिशाली शॉकवेव में बदल गया, जो चारों ओर फैल गया। सबाउडी में मौजूद हर कोई इस भारी दबाव और शॉकवेव को महसूस कर सकता था। कुछ सेकंड की लड़ाई के बाद उनके दोनों हमले हवा में बिखर गए। ब्लेज ने फिर से एक गोली नहीं चलाई। उसने रेले की ओर देखा और बोला, यदि तुम अपने यौवन पर होते तो मैं इस लड़ाई का आनंद लेता। अफसोस। और उसने मन ही मन सोचा, मुझे और भी काम है, अभी अपने आप को प्रकट करने का समय नहीं है। फिर मिलेंगे, डार्क किंग रेले। ये कहकर ब्लेज वहां से गायब हो गया। रेले ने शराब का एक घूंट लिया और हंसते हुए कहा, कितना दिलचस्प युवक है, ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में बोर नहीं होऊंगा। दूसरी ओर मास्क ड्यूस और अन्य समुद्री डाकू ब्लेज और रेले द्वारा प्रदर्शित शक्ति से भयभीत थे। स्थान छोड़ते हुए ब्लेज ने बिना किसी प्रयास के एस को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि एस के पास अग्निफल था। उसका ताप हस्ताक्षर अंधेरे में सूर्य के समान है। इस समय उसका पीछा एनसाइन इसुका कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद एस को मास्क ड्यूस ने ढूंढ लिया और बाद में ब्लेज के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में बताया। हालांकि ब्लेज ने हस्तक्षेप किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। 3 दिनों के बाद एस को इसुका और वाइस एडमिरल ड्रॉ ने संपर्क किया, जिन्होंने उसे विश्व सरकार की ओर से समुद्र के साथ सरदारों में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण दिया। बेशक एस ने इनकार कर दिया और वाइस एडमिरल ड्रा ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और उसे मारने की कोशिश की। एस ने चुनौतीपूर्ण लड़ाई के बाद ड्रॉ को हराया और इस प्रक्रिया में अपने बुसो शोकू हकी को जगाया। संघर्ष के बाद एस और ड्यूस अपने जहाज पर लौट आए और फिशमैन द्वीप की ओर चल पड़े। यदि कुछ भी गलत नहीं हुआ तो एस जल्द ही नई दुनिया में एक छोटे से साहसिक कार्य के बाद व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं में शामिल हो जाएगा। ब्लेज ने दूर से सब कुछ देखा। उसने एस से मिलने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वो अपनी वर्तमान पहचान के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे जल्द ही मिलेंगे। इसके अलावा सबाउडी की यात्रा के पीछे एक कारण भी है। वो विश्व सरकार से 5 साल पहले उस पर हुए हमले के लिए कुछ ब्याज वसूलने की योजना बना रहा है। उसका इरादा कुछ बड़ा करने का नहीं था, बस कुछ परेशानी खड़ी करना था। इसका एक अच्छा उदाहरण है कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन बदमाशों को मारना। ऐसा करने पर उसे पकड़ने के लिए एक एडमिरल भेजा जाएगा। अगर वो एडमिरल को हरा देता है तो विश्व सरकार उसे ट्रैक करने के लिए CP0 भेज सकती है। बस उसका किजारू और कुजान के साथ अच्छा रिश्ता है। उनसे लड़ते समय उसे सावधान रहना होगा ताकि वो उन्हें गंभीर रूप से घायल न कर दे। लेकिन अगर संयोग से साकाजुकी को भेज दिया गया तो वो उस कमीने को इतना पीटेगा कि वो 1 या 2 महीने तक बिस्तर से बाहर नहीं निकलेगा। चलो देखते हैं कि वो कमीना भाग्यशाली है या नहीं। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी बांध ली। वो ये तथ्य नहीं भूला था कि कुछ साल पहले सकाजुकी ने उसे लगभग मार ही डाला था। अध्याय 199 एडमिरल अकैनु का आगमन। ब्लेज को सबाउडी द्वीप पर आए कुछ दिन बीत चुके थे। रेले के साथ उसकी छोटी सी मुठभेड़ ने हलचल मचा दी है, जिसने मरीन और विश्व सरकार दोनों को सतर्क कर दिया है। दोनों शक्तियों ने स्थिति की जांच करने के लिए लोगों को भेजा है। दुर्भाग्यवश वे कुछ भी नहीं खोज सके,
क्योंकि स्पेड पायरेट्स सबाउडी से चले गए थे, जबकि ब्लेज और रेले ने अपनी उपस्थिति छुपा ली थी। लंबे इंतजार के बाद 4 दिव्य ड्रैगन सबाउडी के पास आए। ये देखकर ब्लेज मुस्कुराया। आखिरकार वो उन लोगों को पहचान नहीं पाया जो आए थे, क्योंकि मैरी जियोइस पर कई सेलेस्टियल ड्रैगन परिवार रहते थे। लेकिन उनके घमंडी और आत्मधर्मी चेहरे को देखकर वो समझ गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस परिवार से थे। दुनिया के दूसरे रईसों की तरह उनके सिर पर राल के बुलबुले थे, जो उन्हें आम लोगों की हवा में सांस लेने से रोकते थे। वे जहां भी जाते, लोग घुटनों के बल झुक जाते और सिर झुका लेते। कुछ भी नहीं बदला है, पतित। ब्लेज ने आह भरी और उनका पीछा कर रहे विश्व सरकार के एजेंटों की ओर देखा। वे कुछ खास नहीं थे। अब शुरू करने का समय आ गया है। अचानक ब्लेज की आकृति सड़क पर टहल रहे सेलेस्टियल ड्रैगन के सामने प्रकट हुई। उसके अचानक प्रकट होने से विश्व सरकार के एजेंट सतर्क हो गए, जो खुलेआम और गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रहे थे। वो कौन है? क्या उसे नहीं पता था कि वे विश्व के महानुभाव हैं? घुटनों के बल बैठे लोगों ने जोर से सोचा, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे उम्मीद है कि हम उस गड़बड़ी में नहीं फंसेंगे जो वो करने जा रहा है। इससे पहले कि विश्व सरकार के एजेंट प्रतिक्रिया कर पाते और विश्व के कुलीन लोग उस पर अपशब्द कह पाते, गुरुत्वाकर्षण का एक अवर्णनीय दबाव उन पर टूट पड़ा। टकराना। अगले ही क्षण 1 मीटर के दायरे में मौजूद 4 विश्व कुलीन और विश्व सरकार के एजेंट कुचलकर रक्त के ढेर में तब्दील हो गए। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को अपनी हैरानी से बाहर आने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने में 1 सेकंड का समय लगा। ब्लेज को देखते हुए वे अनजाने में ही घबरा गए और वहां से भाग गए। भागो, भागो, भागो। इस आदमी ने सेलेस्टियल ड्रैगन को मार डाला। एक एडमिरल जल्द ही सबाउडी पर दिखाई देगा। अगर विश्व सरकार को पता चला कि हम घटनास्थल पर थे तो हमें बख्शा नहीं जाएगा। चूंकि ब्लेज ने विश्व सरकार के प्रत्येक एजेंट को नहीं मारा था, इसलिए किसी को भी स्थिति की सूचना देने में अधिक समय नहीं लगा। भागते दौड़ते लोगों और आतंकित विश्व सरकार के एजेंटों की अनदेखी करते हुए ब्लेज पास की फलों की दुकान की ओर चला गया और एक हरा सेब उठा लिया। वो दुकान के बाहर रखी कुर्सी पर बैठ गया और कुछ खाने लगा। उसके सहज व्यवहार ने विश्व सरकार के एजेंटों और कुछ निडर लोगों को चौंका दिया, जो दूर से सब कुछ देख रहे थे। समुद्री मुख्यालय। क्या धिक्कार है? सेंगोकू ने मेज पर जोर से पटक दिया और अपने चेहरे पर स्पष्ट क्रोध के साथ अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो वही व्यक्ति है जिससे हॉकाई ने कुछ सप्ताह पहले मुलाकात की थी। वो थोड़े समय के लिए गायब हो जाता है, लेकिन अपनी उपस्थिति के बाद वो जो अगला काम करता है वो सेलेस्टियल ड्रैगन को मारना और विश्व सरकार को नाराज करना है। उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो रिवॉल्यूशनरी से है? वो कौन है? सेंगोकू ने सोचा। 5 बुजुर्गों के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए उसने झुंझलाहट में अपना माथा रगड़ा। विश्व सरकार अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सेना भेजना चाहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष का मकसद क्या है। उसकी हरकतें मरीन के प्रति स्पष्ट रूप से उकसावे वाली थी। न्याय बनाए रखने के लिए उन्हें या तो उसे पकड़ना होगा या हर कीमत पर उसे मारना होगा। अगर वे असफल हो गए तो दुनिया क्या सोचेगी? सेलेस्टियल ड्रैगन किलर को खत्म करने में उनकी विफलता समुद्री लुटेरों को जगाएगी और अनगिनत लोगों को समुद्री डकैती की राह पर धकेल देगी। सकाजुकी मुख्यालय में है ना? उससे कहो कि वह आकर मुझसे मिले। इस बीच एक बेड़ा तैयार करो और उपलब्ध वाइस एडमिरल को स्थिति से अवगत कराओ। हाँ, मरीन अधिकारी ने स्वीकार किया और आदेश का पालन करने के लिए चला गया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। एडमिरल अकैनू के सबाउडी द्वीप पर पहुंचने से वहां के निवासियों और समुद्री डाकुओं में दहशत फैल गई। एडमिरल अकैनू की भयानक प्रतिष्ठा के बारे में कौन नहीं जानता? एडमिरल के पद पर आसीन होने के बाद उन्होंने 1 बिलियन से अधिक इनाम वाले कई महान समुद्री डाकू बेड़े को नष्ट कर दिया। पिछले कुछ सालों में वो योंकों के दल से 1 से ज्यादा बार भिड़ चुका है और जिंदा है। उसे तीनों में सबसे मजबूत एडमिरल माना जाता है। जैसे ही साकाजुकी सबाउडी के पास आया, उसने ब्लेज को आसानी से ढूंढ लिया, क्योंकि दूसरे पक्ष ने न तो भागने का प्रयास किया और न ही अपनी उपस्थिति को छिपाने का प्रयास किया। ब्लेज ने साकाजुकी की ओर देखा। दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही दिख रहा था जैसा उसे याद था। उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था, जिस पर गुलाबी गुलाब का पैटर्न बना हुआ था, और उसने एडमिरल की मरीन केप पहन रखी थी। दिखावट के अलावा वो बता सकता था कि दूसरे पक्ष की हकी और शैतान फल शक्तियां काफी परिपक्व हो गई थी। ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी लड़ाई लड़ेगा। उसी समय सकाजुकी ने छद्म वेशधारी ब्लेज को ध्यान से देखा और नाक भौं सिकोड़ते हुए बोला, तुम वाकई सरल नहीं हो। तुम जाहिर तौर पर एडमिरल के आने का इंतजार कर रहे हो। तुम कौन हो? ब्लेज ने हंसते हुए सीट से उठकर कहा, लगता है आज मेरा भाग्यशाली दिन है। मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे। तुम आ गए। ये शब्द सुनकर साकाजुकी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, ब्लेज ने एक झटके में साकाजुकी के सामने आकर उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। धमाका। जैसे ही उसने हकी और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल किया, मुक्का हवा में लहर पैदा कर गया और साकाजुकी को दूर फेंक दिया। साकाजुकी की आकृति हवा में उछली और एक खांचे में जा गिरी। परिणामी प्रभाव से इतना बड़ा खांचा भी थोड़ा हिल गया। वो अपनी प्रतिक्रिया में बहुत तेज है। वो आखिरी क्षण में हकी से अपना चेहरा छिपाने में सक्षम था।
ब्लेज ने सोचा और उस ओर उड़ गया जहां साकाजुकी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आह! इससे पहले कि ब्लेज वहां पहुंच पाता, साकाजुकी ने भयंकर गर्जना की और हवा में छलांग लगा दी, जबकि कुछ मीटर के आसपास का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ गया और वो उबलते हुए मैग्मा में तब्दील हो गया जो फटने के लिए तैयार था। इतनी आक्रामकता! ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। साकाजुकी परम न्याय का कट्टर अनुयायी है और निस्संदेह विश्व सरकार के प्रति वफादार है। उसे मरीन नाम पर बहुत गर्व है और वो किसी को भी इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करने देगा। और वो जानता है कि अगर वो इस सेलेस्टियल ड्रैगन किलर को पकड़ने में विफल रहा तो क्या होगा। मरो! ज्वालामुखी विस्फोट! साकाजुकी ने अपनी मैग्मा मुट्ठी को हकी से ढक लिया। फिर उसकी मैग्मा मुट्ठी फैल गई और आगे की ओर बढ़ गई, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह। जो कुछ भी उसके रास्ते में पड़ा उसे जलाकर राख कर दिया। अध्याय 200 अकैनु को हराना। ब्लेज के शरीर से एक प्रबल प्रतिकर्षण शक्ति फूटी और उसने साकाजुकी के आक्रमण को एक क्षण के लिए रोक दिया तथा फिर उन्हें दूर फेंक दिया। यह देखकर कि उनका विशेष कदम प्रतिद्वंद्वी के कपड़े भी नहीं जला सका, साकाजुकी ने खुद को संभाला और विश्लेषण करना शुरू किया कि दूसरे पक्ष ने उनके हमले को कैसे रोका। उसे बताया गया कि यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, लेकिन इसकी सीमा अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने पर शैतान फल की शक्ति साकाजुकी के विचार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह शैतानी फल किस श्रेणी में आता है? इस बीच दो आकृतियां एक बड़े से खांचे के पीछे छिप गई और अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा लिया। वे साकाजुकी और ब्लेज के बीच टकराव को देख रहे थे। पता नहीं वे किस प्रकार की क्षमता का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि ब्लेज के अवलोकन हकी को भी उनकी उपस्थिति का पता नहीं चल पाया। लेकिन शुक्र है कि उनके एन ने उनके स्थान को भांप लिया। CP0 है ना? ये तो दिलचस्प हो रहा है। ब्लेज ने चेहरे पर कुछ भी व्यक्त किए बिना मन ही मन मुस्कुराया। उसने साकाजुकी को घूर कर देखा और अपनी उंगली से इशारा करके उसे उकसाने वाला अंदाज में अपनी ओर आने को कहा। फिर उसने आगे टिप्पणी की, एडमिरल अकैनु, मैंने सुना है कि जब अपराधी आपको व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो वे डर से कांप उठते हैं, लेकिन मुझे ये झुनझुनी सनसनी क्यों नहीं हो रही है? क्या सभी मरीन एडमिरल ऐसे ही होते हैं? ब्लेज के शब्दों से अकैनु क्रोधित हो गया, क्योंकि आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया, जबकि उसके नीचे की घास अत्यधिक गर्मी के कारण राख में बदल गई। अपने गुस्से से उबलते मैग्मा हाथों को कसते हुए उसने सेंगोकू द्वारा बेस छोड़ने से ठीक पहले दी गई चेतावनी के बारे में सोचा। वो बिना किसी प्रतिबंध के अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इससे सबाओडी या द्वीप के निर्दोष निवासियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अभी वो मरीन के खाली होने का इंतजार कर रहा है। क्या आप मरीन द्वारा लोगों को हटाने का इंतजार कर रहे हैं? परेशान मत होइए। विश्व नोबेल को मारने का मेरा एकमात्र उद्देश्य एक एडमिरल से लड़ना और दुनिया को दिखाना है। आपके विपरीत मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाता हूं। ब्लेज ने व्यंग्य किया। वो जानता था कि साकाजुकी लोगों की जिंदगी की परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं था। इसका मतलब है कि उसे निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचाने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि मैग्मा की शक्ति पूरे सबाओडी द्वीप समूह को जलाकर राख कर सकती है। साकाजुकी भले ही यूं को जितना मजबूत न हो, लेकिन फिर भी वो एक मजबूत व्यक्ति है। पूर्ण न्याय में उसका पागलपन भरा विश्वास उसके हकी को दृढ़ और शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा वो सबसे मजबूत आक्रामक शक्ति मैग्मा फल का मालिक है। बस मेरी हकी ही तुम्हें कुचलने के लिए पर्याप्त है, ब्लेज ने कहा और एक कदम आगे बढ़ा। उसके विजेता की हकी का पूरा हिस्सा फट गया और अनगिनत गहरे बैंगनी बिजली के रूप में प्रकट हुआ। हकी की विशुद्ध शक्ति ने आकाश को गरजने वाले तूफान में बदल दिया। जमीन हिलने लगी और एक तीव्र आघात तरंग पूरे द्वीप पर फैल गई। हकी की ताकत को महसूस करते हुए दो सिफर पोल एजेंटों के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ये हकी, ये व्हाइट बर्ड जितना ही ताकतवर है। हम मुसीबत में हैं। वे जानते थे कि एडमिरल अकैनु अपनी वर्तमान ताकत से इस व्यक्ति को पराजित नहीं कर पाएंगे। साकाजुकी को भी अंततः समझ में आ जाता है कि ब्लेज में कितना खतरा है और वो अकेले उसे रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये उसके जैसे किसी व्यक्ति को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आखिरकार वो ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर योनकोस का सामना करता है। वो किसी अपराधी के सामने पीछे नहीं हटेगा। मेरा अच्छे से मनोरंजन करो, ब्लेज बोला, नहीं तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि मैग्मा और खून में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये कहते हुए ब्लेज आगे बढ़ा और हवा में उछलकर मुक्का मारा। जब साकाजुकी ने अपनी मैग्मा मुट्ठी और हकी से हमले का जवाब देने की कोशिश की तो उसे पीछे धकेल दिया गया। मुक्का मारने के पीछे की ताकत ने उसे कुछ मीटर तक फिसलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर वो रुक गया, जबकि उसके हाथ दर्द और अकड़न से कांप रहे थे। कितना मजबूत है कि इस बार साकाजुकी ने पहल की। डार्क हाउंड। अपने हाथ को मैग्मा में बदलते हुए उसने ब्लेज पर पंजे जैसा प्रहार किया। श्रृंखला में
प्रहार इतना शक्तिशाली था कि व्हाइटबर्ड के सिर का एक हिस्सा पिघल गया, लेकिन ब्लेज को यह हमला डराने वाला नहीं लगा। अपने ऊपर हो रहे बढ़ते हमले का सामना करते हुए ब्लेज ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते मैग्मा के प्रहार का सामना अपने हाथ बढ़ाकर किया। हकी को अपने हाथ में लेकर उसने उसे बाहर की ओर उछाला। सकाजुकी के हमले से पहले ही वो हकी के जबरदस्त विस्फोट से बिखर गया। जब ब्लेज और साकाजुकी एक दूसरे से भिड़ गए तो मरी ने 1 से 29 तक के ग्रोव क्षेत्र में मौजूद निवासियों को बाहर निकाला। धमाका, धमाका, धमाका। फिर भी दोनों शक्तिशाली ताकतों के बीच हुई मारपीट से बिजली की चिंगारियां हर जगह उड़ने लगी और शक्तिशाली आघात तरंगे उत्पन्न हुई, जिनसे पूरा सबाउडी हिल गया। 2 लोग दूर से लड़ाई देख रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि रेले और शैकी थे। सिगरेट पीते हुए शाकी ने कहा, अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई एडमिरल का सामना करने के लिए सेलेस्टियल ड्रैगन को मार देगा। या तो वो पागल है या कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। हमने पहले जो कॉन्करर की जबरदस्त हकी का अनुभव किया था, उससे मैं कहूंगा कि वह महत्वाकांक्षी है। हाँ, मैंने उसकी जोरदार हकी को महसूस किया जब उसने पहले एक चाल बदली थी। ये एक महासागर की तरह विशाल था। रेले ने हंसते हुए कहा, यह देखना सार्थक है कि यह पीढ़ी किस तरह का भविष्य बना सकती है। टकराना। कुछ मुकाबलों के बाद ब्लेज का एक जोरदार मुक्का सकाजुकी के चेहरे पर लगा। इस प्रहार के पीछे की विस्फोटक शक्ति ने साकाजुकी के चेहरे की खोपड़ी को लगभग कुचल दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। साकाजुकी ने दर्द से कराहते हुए मुंह में खून भरकर खांसा। तुम। ब्लेज ने उसे फिर से उठने का मौका नहीं दिया। उसके बगल में आकर उसने अपने पैरों से उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वो जमीन पर मजबूती से दब गया। वो सिर्फ पैर पटकने से ही नहीं रुका, बल्कि उसके पैरों से उन्नत आयुध हकी फूट पड़ी, जो अकाइनु के आंतरिक अंगों को नष्ट करने के लिए निकली। उसके कार्यों ने साकाजुकी को हकी हमले से बचने के लिए अपने मैग्मा शरीर को कुशलतापूर्वक सुधारने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। वो किस तरह की मुश्किल में है, ये समझते हुए सकाजुकी ने उसके आंतरिक अंगों की रक्षा के लिए आर्मामेंट हकी का इस्तेमाल किया। अन्यथा ब्लेज के हमले ने एडमिरल को बेहोश कर दिया होता। फिर भी ब्लेज के प्रहार ने अकैनु को कोने में धकेल दिया और उसे शक्तिहीन बना दिया, क्योंकि वह दूसरे पक्ष की पकड़ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। आह, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पागल होकर साकाजुकी की मागू मागू नोमी शक्ति पूरी ताकत से फूट पड़ी और आसपास की हर चीज को नष्ट करने की कोशिश करने लगी। लेकिन ब्लेज के पैरों के हल्के दबाव और उसकी हकी के एक और विस्फोट ने सकाजुकी की मैग्मा शक्ति को दबा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैग्मा की शक्ति ने उस पर किसी भी तरह से असर नहीं किया। शशश, तुम कोई पिल्ला नहीं हो, रेड डॉग। तुम्हें हार स्वीकार करना सीखना चाहिए। ब्लेज ने टिप्पणी की और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उत्पन्न अत्यधिक दबाव ने साकाजुकी के चेहरे को एक विचित्र सीमा तक विकृत कर दिया। ब्लेज एक भी मुक्का मारने से नहीं रुका, बल्कि साकाजुकी पर मुक्कों की बौछार हो गई। 20 या उससे ज्यादा घूंसे लगने के बाद ब्लेज को एहसास ही नहीं हुआ कि एडमिरल अकैनु बेहोश हो गए हैं। ब्लेज ने कोई दया नहीं दिखाई, इसलिए उनका चेहरा बुरी तरह से पीटा गया और खून से लथपथ हो गया, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया।